गिरीश भाई, बचपन में शेख चिल्ली की कहानी बहुत पढ़ा करते थे। 24/7 2047, क्या जीरो निकाल दिया ना बीच में। तो ये उनकी थ्योरी है। उनकी एक टीम बैठी रहती है जो सुबह से लेकर शाम तक ए शब्द के 4 अक्षर बनाओ, बी शब्द के 4 बनाओ, सी के 4 बनाओ। वो एक्रोनिम्स होते हैं। वो टीम वो बैठी रहती है। तो एक डिक्शनरी टीम है उनके पास है। दूसरा उनको बैठा रहता है जो उनके जुमले तैयार करता है कि ये बोलो, उसके साथ अगली लाइन ये होनी चाहिए, तो वो उसको आके रट्टा मार के उसके वहां पे आके बोलते रहते हैं। ये उनका एक काम है एक्चुअली। तो जितने पंजाबी में एक वर्ड आता है वेला काम, जितने वेले काम है ये आदमी करता है। मैं आपको बताऊं, वेला मतलब जिसका कोई सेंस नहीं, कोई अर्थ नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक पानी में मथरी मारते रहो और ये करते रहो। दिस इज मिस्टर मोदी। और मैंने कहा ना, मैं शेख चिल्ली की बहुत कहानियां पढ़ी थी। ये शेख चिल्ली के भी नाना है एक्चुअली देखा जाए। और इतनी ज्यादा छोड़ते हैं, इतनी ज्यादा छोड़ते हैं। अब तो यहां तक चले गए, हम अगले 1000 साल का एजेंडा सेट करके जाएंगे। भाई तू कौन है? सम्राट अशोक है? विक्रमादित्य है? तू कौन है भाई? तू बता तो दे कौन है भाई? 1000 साल का एजेंडा, हमें ये तो पता नहीं अगले फल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। और वैसे भी एक दिन वो फकीर के पास चला गया, सिकंदर, बेबीलोनिया में। सुनने में आया कहानी ऐसी थी। तो उसको जाके कहता है तुझे मालूम नहीं, हिंदुस्तान से वापस गया था कि मैं पूरी कायनात मेरी है, धरती मेरी है। तो फकीर हंसता है। तो कहते हंस क्यों रहा है? तुझे मालूम नहीं दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी हूं मैं। कहता है सारी कायनात तेरी है ना, तेरे हिस्से की सिर्फ 2 गज जमीन है, उतनी जमीन है जिसपे तेरी बॉडी आ सकती है, उस पर तेरा हक है, बाकी तेरा कुछ नहीं है। और फकीर फिर हंस पड़ा। वो हंस पड़ा तो फिर शर्मा के बेचारा सिकंदर वापस चला गया। और वास्तव में उसे 2 गज जमीन वहीं मिली उसके बाद में। गिरीश भाई, गुजरात में बहुत कुछ हो रहा है। गुजरात वाले तो ऐसा लगता है कि रथ लेके निकल पड़े अब। करनी सेना वाले और बाकी विमेन विंग भी और राजपूत भी और शतरानियां भी। अरे क्या कह बैठे, इनको बड़ा घमंड था कि ये कुछ भी कह देंगे तो गुजरात वाले तो हमें वोट देंगे। लेकिन गुजरात में तो पटरा उल्टा हो रहा है। अरे हो क्या रहा है, जरा बताइए तो सही। दिनेश जी, बड़े बैंड बाजे के साथ हमने यहाँ से बेटी को विदाई किया था दिल्ली में। अब वो वापस आ रही है तो हमने फिर गाजे वाजे का बंदोबस्त कर लिया है और बड़ा जोर शोर से चल रहा है। बहुत ही खुशी की तो खबर बड़ी है, मिठाई खिलाओ। हाँ, बड़ी तैयारी चल रही है। इसका रीजन क्या है कि इनके पास कोई लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है और इनको एक आदत है कि ये झुक के नहीं देना समझते। इनका बिल्कुल वो भाई जैसे डॉन होता है कि भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, फिर उसके बाद उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। और बाकायदा जो दिख रहा है कि इनकी बहुत ये बड़ा ब्लंडर हो गया, उसके बाद भी उसको वो करेक्ट या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। अभी इन्होंने ऐसी इस कॉम को छेड़ दिया है कि उसका कॉम्प्रोमाइज ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब ये हालत हो गई कि अगर कॉम्प्रोमाइज करते भी हैं तो द डैमेज इज डन। तो हालत बहुत खराब है। अब जैसे वो बोल रहे थे, क्योंकि विद्रोह का सुर भी देखिए आप गुजरात से ही शुरू हुआ। जिसको इन्होंने खत्म कर दिया था वो वहीं से शुरू हुआ है। और वो शुरू इस हद तक हुआ है कि अभी ओल्ड गार्ड जो आपने निकाल दिए थे, उनके जो चेले चपाटे थे वो वैसे ही नाराज थे। अब उनको वापस बुला रहे, आप बुला रहे हो कॉम्प्रोमाइज के लिए, तो वो कितने दिल से इनका कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। और इन्होंने पीछे भी आदमी ऐसे ही रख छोड़े थे जो बिल्कुल भाईगिरी के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं। अभी जो इनके चीफ है CR पाटिल, उनका एटीट्यूड जो बात करने का वो वही है। तो दबता नहीं है आदमी। डेमोक्रेसी में यू कैन नॉट सप्रेस, ये इनकी गलत फहमी है। यार ऑन ए सीरियस नोट मैं आपको बताऊं, हमने बात करी कि क्या क्या खतरे हैं। मैं आपको कुछ भविष्य के खतरों पे थोड़ा, मैं दोपहर को पढ़ रहा था तो मेरे कुछ ध्यान में बताऊंगा। कल एक NDTV वर्ल्ड ने बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम किया है कि चाइना से पूरे वर्ल्ड के इलेक्शंस कैसे सैबोटेज हो रहे हैं। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉर्म 1376, जिसको ये लोग स्कैमोफ्लेज भी बोलते हैं, स्पैमोफ्लेज। उसने पूरे ताइवान, साउथ कोरिया, इंडिया और US चारों को कैसे सैबोटेजिंग करना है। इसमें ये पकड़ा कहां पर गया है कि इसने बाइडेन के वॉइस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बता के ये सबको रिक्वेस्ट की कि डोंट पार्टिसिपेट इन द पोलिंग। यहां से खतरा। माइक्रोसॉफ्ट ने कल बाकायदा सबको वार्निंग इश्यू किया कि आप सब लोग अलर्ट रहिए, ऐसी बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये डीप फेक का प्रोग्राम करके चाइना सारे कंट्रीज के अंदर सैबोटेजिंग करेगा। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कलकत्ता में पकड़ने के लिए घूम रही हैं, ईडी में दारू वालों को पकड़ने घूम रही हैं, किसी को अप्रूवर बनाने के लिए। इनकी पूरी एनर्जी यहां पर वेस्ट हो रही है। ये हमारी डिप्लोमेसी। हम किसी को मारने भी भेज रहे हैं। आज तक सब रॉ का आदमी क्या कुछ करके आता था किसी को नहीं पता चलता था, लेकिन क्योंकि मेरे को सारी क्रेडिट लेनी है तो मैंने उनको भी खुला कर दिया है। मैं एक ऑफिसर को जानता हूं, बोल रहा था कि ये जो कर रहे हैं इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में हमारे ऑफिसरों का जीना आराम हो जाएगा। यू कैन नॉट डू दिस। आप एक ब्यूरोक्रेट रहे, आप पता है
रॉ का आदमी का खुद को नहीं पता होता है कि वो कहाँ काम कर रहा है। तो ये अपनी जो पीठ थपथपाने के चक्कर में जो ये कर रहे हैं, ये देश का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। फ्यूचर में कोई भी हर आदमी। एक बात बताऊं सर, रॉ के काम करने का एक तरीका होता है। मैंने अपनी व्यवस्था के अंदर 20 साल उन विभागों में गुजारे हैं जो इसी टाइप के विभाग हैं। मैं आपको बताऊं, इसी टाइप। यहाँ पे इस फिंगर को नहीं पता लगता ये फिंगर क्या कर रही है सर। yes. मैं इतना कहूंगा, और जो हो रहा है वो भारत की छवि को इतना धक्का पहुंचाया कि मैं बता नहीं सकता। आज भी भले ही मैं नौकरी में नहीं हूं, लेकिन मैं उस शपथ से बंधा हुआ हूं जो मैंने देश के लिए खाई थी। और यहां आज भी सैकड़ों ऐसे सीक्रेट्स हैं, मर जाऊंगा लेकिन वो बाहर नहीं आएंगे। जिसे क्या कहते हैं सर, अंग्रेजी में एक शब्द आता है, फॉर योर आईज ओनली। फॉर योर आईज ओनली, जो फाइल पे लिखा रहता है सर, उससे आप बंधे रहते हैं। लेकिन ये तो सारे के सारे मर्यादाओं को, लक्ष्मण रेखाओं को तोड़ रहे हैं सर। दुख होता है देखकर कि जब देश बर्बाद होता है ना, क्योंकि हमारा कमिटमेंट सरकार के प्रति नहीं है, हमारी निष्ठा इस देश के प्रति है, इस देश के संविधान के प्रति है, सरकार के प्रति नहीं है। आज भी है, देश के प्रति निष्ठा है सर। गिरीश भाई सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, क्योंकि आपका वो शब्द लाया ना इंटेलिजेंस का, तो मैंने कहा जहां आधी जिंदगी गुजरी है ना, तो वही बता रहा हूँ। कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में रात को 12 बजे जाके एनआईए वाले पकड़ रहे हैं। क्या ऐसा कौन सा सीरियस ऑफेंस हो गया? एनआईए कब ऑपरेट करती है? जब सारे उसके पास एविडेंस आ जाए और दे जस्ट गो एंड स्ट्राइक। तो ये इन्होंने पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया। आज आप इसका ही देख लीजिए ये सिस्टम कैसे वर्किंग कर रहा है। आज खजुराहो में वो सपा के कैंडिडेट का, जो इंडिया का गठबंधन कैंडिडेट था, उस लेडी को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसमें सिग्नेचर नहीं थी। हालांकि सारे ऑफिसरों का ही कहना है कि वो थोड़ी करेक्शंस कर ली जाते। तो उन्होंने ये कोशिश देख ली कि भाई एक सीट भाजपा की कंफर्म कर ली जाए, क्योंकि अब वो वॉक ओवर मिल गया उनको। तो ये सबसे बड़ा खतरा है कि अगर इनके आदमी वहां बैठे हुए हैं तो आपके कैंडिडेट को कब वो डिस्क्वालीफाई करके उनको वॉकआउट दिला देंगे। तो ये इंडिया गठबंधन को ये भी तो देखना पड़ेगा कि अब उस पर भी वो अलर्ट रहे। तो ये सारे जो खतरे हैं जो अभी सामने दिख रहे हैं, इसको काउंटर करने के लिए ये लोग अगर तैयार नहीं रहेंगे तो ये 100 सीटें तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई करवा के फिर आप कोर्ट में चले जाइए। और उन्होंने चंडीगढ़ में करके दिखाया है वो। तो एवरीथिंग विल लाई ऑन द कोर्ट, बाद में लेट हो जाएगा। तो गुजरात से जो शुरू हुआ है वो, इसकी अगर एक भी सीट कम होती है तो आप देख लीजिए कि मॉरली तो उनकी डिफीट मानी जाएगी। योर गुजरात मॉडल हैज फेल्ड। और 2 सीटें दिखती चली जा रही हैं। और अभी जो हुआ है इसमें कम से कम 6 से 7 आज तो उन्होंने रास्ता रोको कर दिया है। और ऊपर से जो इनके सबसे करणी सेना के पावरफुल आदमी हैं, जिनकी मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट और उनकी बात को वजन डालते हैं, उनको आज अभी ये आए थे महिपाल सिंह मकराना, उनको अरेस्ट कर लिया है। वो जो लेडी ने जिन्होंने बोला कि मैं 4 बजे हम लोग जोहर करेंगे, उनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट। और ये मिलने आए थे तो उनको भी अरेस्ट कर लिया। अब ये मामला बिगड़ता चला जा रहा है। और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका एक आदमी से इतना क्या बड़ा कमिटमेंट होता है कि आप उसको हटा नहीं पाते हो। आप सेक्रीफाइस करना चाहते हो गवर्नमेंट को, लेकिन आप उनको हटा नहीं सकते हो। तो ये जो इनका करा धरा था, जो इन्होंने जैसे सबको ब्लैकमेल किया है, अब वो ब्लैकमेलर इनके पास भी बैठे हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं कि आप उनका भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये जहां से मैं बोला वही हम लोग भी बैंड बाजा लेके तैयार हैं कि अगर गुजरात से ये फेलियर शुरू हुआ, दिस विल गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। और दूसरा मैं आपको सीधा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि हमको जितना डर है उससे ज्यादा अब आरएसएस को डरने की जरूरत है। आज वो नॉकिंग न्यूज पे बहुत अच्छा वो डेटा दे रहे थे कि 417 कैंडिडेट डिक्लेयर किए, उसमें से 161 तो आयाती इंपोर्टेड है, 31 कांग्रेस से है, सपा से है, ये करके। तो आरएसएस वालों का जो स्टे होता था कि हमारे ही आदमी वहां पे इलेक्शन लड़ेगा या हमारा रिकमेंडेड लड़ेगा, वो तो उनका भी मोनोपोली खत्म हो गया है। आरएसएस नो सेइंग बीजेपी ना। तो हमसे ज्यादा टेंशन तो नागपुर को होना चाहिए कि भाई हमारा भी तो अस्तित्व खत्म हो गया। अडवाणी जी का हो गया, वाजपेयी जी का हो गया, मुरली मनोहर जोशी जी का हो गया, सबका हो गया। अब इनका वारा था, तो अभी अगर तीसरी बार आना है तो इनका भी पत्ता काट देना पड़ेगा। तो ये सारे खतरे हैं जिसपे हमको देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज जानना था गिरीश जी से कि ये क्या जो पोलराइजेशन तो नहीं करना चाह रहे हैं राजपूत वर्सेस अदर्स? नहीं, वो अगर कोशिश भी थी तो 2 दिन तक ऐसे लगा कि पटेल में जो 2 फैक्टर थे, एक इनके साथ एक नहीं थे, वो शायद अमालगमेट हो जाएंगे। लेकिन वो उन्होंने एक लोगों ने तो बिल्कुल बोल दिया कि नहीं, हम क्षत्रियों के साथ हैं। उसका रीजन क्या है कि जब भी ये सारे रॉयल फैमिलीज वाले हैं और इन्होंने सारी कम्युनिटीज पे कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन करा है। भावनगर बसाया, इधर तो उनको खेती बाड़ी है, उनको काफी हेल्प, तो वो समझते हैं कि उनकी वजह से तो ये खड़े।
तो इनका आधा जो लॉट है वो क्षत्रियों के साथ चला गया, तो वो अब पोलराइजेशन होने का संभावना नहीं रही है। अब उनको इसी बात का डर है। ओम सैनी जी।